हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 12 परमाणु के ज्ञानपरक का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन हम पहले ही आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लें, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। आज हम ज्ञानपरक का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग को हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप लोग हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के लाभ तथा हानियाँ लिखिए। तो थॉमस के परमाणु मॉडल के लाभ हानियाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थॉमस का परमाणु मॉडल, थॉमस ने क्या बताया परमाणु मॉडल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार विद्यमान रहते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश शून्य होता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माइनस साइन से इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए गए हैं। परमाणु में उपस्थित धनावेश तथा ऋणावेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु का कुल आवेश शून्य होता है और परमाणु उदासीन होता है। इस मॉडल में प्लम पुंडित मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार प्लम पुंडित या तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और तरबूज में खाने के भाग की तरह गुद्देदार हिस्सा तरह धनावेश उपस्थित रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इसकी सफलता देखते हैं, इसके लाभ देखते हैं। इस परमाणु मॉडल द्वारा तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा आयनीकरण की क्रिया को सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां देखते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकती है। सेकंड देखते हैं। इस मॉडल के द्वारा यह नहीं समझाया जा सकता है कि धनावेश आवेश ऋणात्मक आवेश को किस प्रकार बांधे रखता है, परमाणु के स्थायित्व को समझाने में असमर्थ रहता है। फोर्थ देखते हैं। इस मॉडल में परमाणु की नाभिक के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। इस मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस कमियों के कारण इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन में प्रयोग का प्रक्षेपण लिखिए। तो अल्फा कण का जो प्रयोग का प्रक्षेपण है वह देखते हैं। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के पार करके सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण 8000 में से 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। थर्ड, कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। यदि निष्कर्ष पूछा जाता है तो आप लोग क्या लिखेंगे। चूँकि अधिकांश कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अल्फा कणों में धनावेश होता है। चूँकि अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए जो अल्फा कण पर स्थिर विद्युत प्रतिकर्ष बल लगाते हैं। कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक ही सीमित स्थान पर केंद्रित हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है। निकटतम पहुंच की दूरी से आप क्या समझते हैं, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए। अल्फा कणों में धनावेश होता है, अतः जब नाभिक पर अल्फा कण आपतित होते हैं तो नाभिक के धनावेश से प्रतिकर्ष होकर लौट जाते हैं। नाभिक से कम दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंच सकता है निकटतम पहुंच दूरी कहलाती है। ध्यान रहे कि प्रतिकर्ष होकर वापस लौटने वाले अल्फा कण विराम अवस्था में आ जाता है। हम व्यंजक देखते हैं। मान लो m द्रव्यमान का एक कण जिस पर +2 इलेक्ट्रॉन आवेश है v वेग से गतिशील है, अतः कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा = होता है 1/2 mv²। जो अल्फा कण नाभिक के स्थिर विद्युत क्षेत्र नाभिक के नज़दीक पहुंच जाता है, प्रतिकर्षण बल के कारण उसकी गति मंद हो जाती है। फलस्वरूप उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा कम होती जाती है। जब अल्फा कण विराम अवस्था में आ जाता है तो उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस समय नाभिक के कण की दूरी निकटतम
पहुंच की दूरी r एप्सिलॉन के बराबर होती है। यदि नाभिक पर आवेश की मात्रा Ze हो तो नाभिक से r एप्सिलॉन दूरी पर अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा कष्ट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Ze इंटू 2e अपॉन r एप्सिलॉन। इसके कल में क्या हो जाएगा 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 2Ze² अपॉन r एप्सिलॉन, जहाँ Z परमाणु क्रमांक तथा 1/r एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 1/2 mv², इसकी क्या है गतिज ऊर्जा है, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2Ze² r एप्सिलॉन इक्वल टू निकालना है क्योंकि वही न्यूनतम दूरी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा 4Ze² mv² r एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2Ze² अपॉन k, जहाँ k क्या है 1/2 mv²। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है। रदरफोर्ड द्वारा प्रयुक्त अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 5.5 MeV थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नई सोच पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर के इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप लोग पूरी वीडियो देख लें। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को व्यक्त कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत ही छोटे भाग में, जिसे नाभिक कहते हैं, संकेंद्रित रहते हैं। सेकंड, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के क्रम का होता है, जो परमाणु के आकार 10⁻⁻10 मीटर की तुलना से 10⁵ गुना छोटा होता है। नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। किसी भी परमाणु के समस्त इलेक्ट्रॉनों की कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। फोर्थ, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं रहते, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल नाभिक के धनावेश और ऋणावेश के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहते तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण वे नाभिक में गिर जाते। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सहायता से कई प्रयोगात्मक तथ्यों की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। आवर्त सारणी से भी इसे प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ, किंतु इसमें कुछ कमियां थीं। परमाणु का स्थायित्व। इस परमाणु मॉडल के अनुसार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रित त्वरण होता है, किंतु त्वरित इलेक्ट्रॉन त्वरित विद्युत आवेश सदैव विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करता है, अतः नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती जाएगी, जिससे कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार मार्ग में घूमते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएंगे। इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा, किंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। सेकंड देखते हैं, रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के घूमने की आवृत्ति बदलती रहती है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी संभव आवृत्तियों के विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करेंगे, अतः किसी परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम संतत स्पेक्ट्रम होगा, किंतु हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु रैखिक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्तियों की बहुत सी पतली रेखाएं होती हैं। यह तभी संभव है जब परमाणु केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्सर्जित करें, न कि सभी आवृत्तियों की। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व और रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर के परमाणु मॉडल की मूल अभिग्रहित लिखिए। तो बोर के परमाणु मॉडल की मूल अभिग्रहित क्या है? बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिग्रहित निम्नलिखित है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है।
थर्ड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में घूमने अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। फोर्थ, स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें किसी इलेक्ट्रॉनों पर कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां h एक प्लांक नियतांक है। h इक्वल क्या होता है 6.16 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा हो तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा mvr हो जाएगा। mvr इक्वल nh/2π, जहाँ n क्या है 1 2 3 4 अनंत तक होगा। n की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण उसी समय होता है जब वे कक्षा में दूसरी कक्षा में घूमते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें। इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।